फ्रेंड्स, स्टडी हब में आपका स्वागत है। कल हम लोग का ज्योग्राफी रिवीजन खत्म हो गया था। आज हम लोग बिहार की अर्थव्यवस्था का कुछ रिवीजन करने वाले हैं। आज एक और सूचना देने वाले, उसमें आज हम लोग एमसीक्यू ही आज शाम से चालू करने वाले हैं। तो अगर जो वीडियो आप ये देख रहे हैं क्विक रिवीजन वाली, तो एमसीक्यू ही का भी सीजन चालू करें, वो भी देख सकते हैं। ये बिहार स्पेशल है, तो बिहार की लगभग सभी एग्जामों के लिए आपके लिए कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि बिहार में जितने भी एग्जाम होंगे बिहार स्पेशल से क्वेश्चन तो आएगा ही, तो सब एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। चलिए ठीक है, चालू करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। बिहार की अर्थव्यवस्था देखिए, तो बिहार जो कृषि प्रधान राज्य है, ये तो पहले ही पता है हम लोग को। रेगुलर क्लास में इसके ज्यादा डिटेल में आप लोग पढ़े होंगे। बिहार एक मैदानी राज्य है, ये भी पता है हम लोग को। बिहार की लगभग 96% भूभाग मैदानी है। बिहार की लगभग कितनी प्रतिशत भूभाग मैदानी है? तो 96%। और ये जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। क्योंकि जलोढ़ मृदा इसलिए समृद्ध है क्योंकि बिहार अधिकतम अधिकतम टाइम बाढ़ग्रस्त रहता है, तो उससे आए हुए पंख, काब जिसे कहते हैं, वो मैदानी इलाके में कछाड़ी की तरह लग के चला जाता है, तो वो उपजाऊ मिट्टी बन जाती है। जलोढ़ मृदा, सिंचाई उपलब्धता तथा भौगोलिक रूप के कारण बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। बिहार के लगभग 70% श्रमिक कृषि और सवर्ती क्षेत्र पर आश्रित है। कृषि और इससे जुड़े, जैसे पशुपालन हुआ, इससे जुड़े क्षेत्र से संबंधित है। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार की लगभग फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अगर क्वेश्चन बनाना चाहे एग्जामर, तो बना सकता है कि बिहार के लगभग कितने प्रतिशत श्रमिक कृषि एवं सवर्ती क्षेत्र पर आश्रित है? तो 70%। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार देखें तो कृषि एवं सवर्ती क्षेत्र का बिहार के सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, बिहार स्टेट का जीडीपी है ना, उसमें 19.2% योगदान है कृषि क्षेत्र का। शुद्ध बुआई क्षेत्र देखिए बिहार का, तो 54.2% है। वही कुल अकृषि भूमि देखिए बिहार का, तो 45.8% है। बिहार के कुल भूभाग में कृषि सघनता देखें तो सकल फसल क्षेत्र कितने हेक्टेयर है? तो 72.97 लाख हेक्टेयर है। ठीक। और ये, और शुद्ध बुआई क्षेत्र देखें तो 50.77 लाख हेक्टेयर भूमि क्षेत्र है। सकल सिंचित क्षेत्र देखें तो 54.35 लाख हेक्टेयर है। और फसल सघनता 144% है। तो ये मिलान करने के लिए अगर ये चारों दे दे और इस साइड ये स्टेटमेंट लाख हेक्टेयर दे दे, तो अगर वो पूछे यहाँ की इनमें से कौन से सही है, तो अगर ये डाटा याद ना रहे तो वहाँ गलत कर सकते हैं क्वेश्चन। तो ये डाटा उसलिए इम्पोर्टेंट हुआ, इसीलिए यहाँ डाटा ये लाया गया है। ठीक। बिहार में फसल उत्पादन के प्रकार देखिए तो रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, ये तीनों फसलें के प्रकार है जो बिहार में उपजाई जाती है। तो रबी फसल देखिए तो अक्टूबर से नवंबर माह में बोई जाती है और मार्च से अप्रैल में काट ली जाती है। जिसमें इस फसल में आती है गेहूं, चना, सरसों, मटर, आलू, जो इत्यादि। खरीफ फसल देखें तो जून जुलाई माह में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर माह में काट ली जाती है। और खरीफ फसल है धान, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, इसके प्रमुख उदाहरण है। और जायद में देखें तो रबी खरीफ के बीच के मौसम 2-3 महीने में उपजाया जाए, जब तेज गर्मी रहती है, जिससे ठंडा खाने का मन करता है, जैसे तरबूज हुआ, तो जायद फसल में तरबूज, ककड़ी, मूंग, पत्तेदार सब्जियां उपजाई जाती है। यह अप्रैल या मई में बोई जाती है और जून जुलाई में ई काट ली जाती है। मक्का, जूट, मरुआ, तरबूज, ककड़ी, ये बताएंगे अभी। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा रबी फसल नहीं है, और ये दोनों मिला के अगर दे दिया तो उसमें से चुनना होता है कि रबी फसल इनमें से कौन नहीं है। खरीफ फसल वाला अगर आया ऑप्शन तो वहाँ वो नहीं होगा। अगर पूछा खरीफ इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है, तो यहाँ अगर ये डाटा पता रहेगा तो यहाँ एलिमिनेट करके क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। इसीलिए इसके एग्जाम्पल अधिकतर क्वेश्चन पूछे गए और पूछे जाते हैं। बिहार में सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसल क्या है? तो धान है, दूसरी प्रमुख गेहूं है। फसल के उत्पादक और उत्पादकता वाले जिले देखे तो चावल सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला रोहतास है। और उत्पादकता देखिए तो ये उत्पादकता हुआ कि प्रति हेक्टेयर भूमि, ये उत्पादकता का मतलब हुआ कि प्रति हेक्टेयर भूमि उपज ज्यादा पश्चिम चंपारण में, लेकिन टोटल उपज रोहतास में ज्यादा है। ठीक, तो सर्वाधिक चावल का उत्पादन रोहतास में हो, वो उत्पादन की दृष्टि से, और उत्पादकता की दृष्टि से पश्चिम चंपारण हुआ। और गेहूं भी रोहतास में उत्पादन सर्वाधिक होता है और बेगूसराय में इसकी उत्पादकता ज्यादा है। और मक्का देखिए तो मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कटिहार में होता है और उत्पादकता अररिया में ज्यादा है। और दलहन देखिए तो उत्पादन पटना जिले में ज्यादा है और उत्पादकता जहानाबाद में। तो यहाँ फंस सकते हैं उत्पादन और उत्पादकता में, तो ये ध्यान रखने योग्य बात है। उत्पादन और उत्पादकता का कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए। जब क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बैठे तो ये वहाँ ध्यान आना ही नहीं चाहिए कि उत्पादन उत्पादकता में कंफ्यूजन हो, यही क्लियर हो जाना चाहिए। नहीं तो वहाँ अगर क्लियर नहीं रहेगा तो वहाँ कंफ्यूजन गलत करके आते हैं बच्चे। उत्पादन की दृष्टि से देखें तो बिहार 3 प्रमुख फल के लिए जाने जाते हैं, केला, आम और अमरूद। तो सर्वाधिक फल में देखें तो लीची सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर में होता है, जो बिहार के कुल उत्पादन का 48% है। और सर्वाधिक गन्ना देखें तो पश्चिम चंपारण में, जो बिहार के कुल उत्पादन का 53% है। और सर्वाधिक चाय किशनगंज। तो ये क्वेश्चन पूछा, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन वन लाइनर क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन किशनगंज, बिहार में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन पश्चिम चंपारण और सर्वाधिक लीची उत्पादन मुजफ्फरपुर। और बिहार में सर्वाधिक जूट उत्पादन पूर्णिया जिला में होता है। और बिहार में 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार देखिए तो कुल उत्पादन का 17.952 लाख टन अनुमानित है। और बिहार में कृषि एवं समवर्ती क्षेत्र 2016-17 से 2020-21 के दौरान 2.1% दर की वृद्धि हुई है। तो अगर ये तुलना करके पूछा जाए तो पिछले जनगणना पिछले रिपोर्ट के अनुसार इस रिपोर्ट में देखा जाए तो कमी हुई है, तो नहीं वृद्धि हुई है। ऐसे करके वहाँ एलिमिनेट करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर वृद्धि और कमी में कंफ्यूजन हो तो वहाँ गलती कर सकते हैं। तो अधिकतर रखिए कि जो पीछे ऐसे कोई भी रिपोर्ट में अगर पूछा जाए, अगर ना भी पता रहे, अगर वैसे क्वेश्चन दिख जाए तो अधिकतर में क्वेश्चन वही सही, उसका आंसर वही सही रहता है कि वृद्धि, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वृद्धि हुआ होगा ना पिछले रिपोर्ट की तुलना में, तो अधिकतर में वृद्धि रहता है। बिहार भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 6.6% का उत्पादन करता है। वर्ष 2012 से अब तक देखें तो बिहार राज्य में 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। बिहार राज्य, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार राज्य को कितनी बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? तो 5 बार मिला है। 2011-12 में चावल के लिए, 2012-13 में गेहूं के लिए, 2015-16 में मक्का के लिए, 2016-17 में भी मक्का के लिए, और फिर 2017-18 में गेहूं के लिए। तो ऐसे वर्ष देगा इस साइड और इस साइड फसल के नाम और इस साइड वर्ष देगा, और ऐसे एलिमिनेट करने के लिए देगा। ये गेहूं इधर और मक्का इधर कर दिया, ये दोनों उल्टा पुल्टा अगर कर दिए और वहाँ क्वेश्चन मिला दे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो वहाँ अगर ये डाटा पता नहीं देगा तो वहाँ गलत कर सकते हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए डाटा यहाँ दिया गया है कि याद, मतलब बॉक्स में घेरा बंद रहेगा तो नजर पड़ते ही ध्यान पड़ जाएगी, हाँ वहाँ कहीं तो देखे दिए। बिहार में कृषि के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 3 कृषि रोड मैप का निर्माण किया गया है, और चौथा रोड मैप फिलहाल में ही तैयार किया गया है। तो प्रथम
प्रथम कृषि रोड मैप 2008 से 12 है, द्वितीय कृषि रोड मैप 2012 से 17 और तृतीय कृषि रोड मैप 2022 17 से 22 है, और चौथा रोड मैप भी तैयार हो गया 2022 से 26 है। राज्य सरकार द्वारा कृषि से जुड़े सभी विभागों को साथ लेकर कृषि के समग्र विकास के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि कृषि से जुड़े विभागों से एक समिति का गठन किया गया है, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं और निम्नलिखित नंबर विचार कीजिए इनमें से कौन। और ये उसमें एक बिहार का मुख्यमंत्री भी ऑप्शन होगा, बिहार के वित्त मंत्री होंगे, बिहार के कृषि मंत्री होंगे, और डी इनमें से कोई नहीं, तो बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं। चौथे रोड मैप देखिए तैयारी की जा रही, कार्यकाल 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक होगा। इस रोड मैप में जलवायु अनुकूल कृषि, कृषि विविधीकरण आदि पर विशेष बल दिया गया। वो पिछले में डाटा मैं गलत बोल दी थी, सॉरी। इस चौथी कृषि रोड मैप है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक रहेगा। ठीक, वो बन गया है, ये डाटा पुराना है, यहाँ लिखा हुआ कि होगा, हो गया है, बन चुका है। कृषि सिंचाई देखिए तो बिहार में सिंचाई के प्रमुख साधन नहर, नलकूप, पैन, तालाब, कुआं है। बिहार के कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 64% हिस्सा नलकूपों द्वारा सिंचित होता है। तो बिहार की सर्वाधिक भूमि किस के द्वारा सिंचित होती है, तो नलकूपों द्वारा 64% हिस्सेदारी है। पशुपालन देखिए, कृषि प्रधान राज्य होने के कारण बिहार में पशुपालन रोजगार एवं आय के प्रमुख साधन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देखें तो 2019 में पशुओं की संख्या कुल संख्या के 365.4 लाख थी। वर्ष 2016-17 से 2020-21 के मध्य पशुपालन 10% तक से वृद्धि हुई है। वो बोले ना कि पिछले वर्ष की अगर रिपोर्ट और इस वर्ष की रिपोर्ट में पूछा जाए तो अधिकतर वृद्धि ही दर्शाया जाता, वृद्धि ही रहता है, कुछ तो बढ़ा होगा भाई। दूध उत्पादन देखें तो ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, 115.01 लाख टन है। अंडा उत्पादन 301.32 करोड़ है। मछली उत्पादन देखें तो 6.83 लाख टन है। मांस उत्पादन देखो तो 3.85 लाख टन है। 2020-21 आर्थिक समीक्षा के अनुसार बिहार में पशुओं की संख्या, प्रतिशत और अग्रणीय जिले देखें तो गाय और भैंस, गाय एवं बैल देखे तो पूर्णिया जिला में सबसे अधिक है, और भैंस देखे तो भाई मधुबनी जिला आ गया इसमें। बकरी देखे तो अररिया, मुर्गी बत्तख देखे तो कटिहार। ये ऐसे करके इधर देगा पशु के नाम और इधर जिले के नाम, और मिलान करने के लिए दे देगा 1 2 3 और इधर ABC करके मिलान करने के लिए दे सकता है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर एग्जामिनर पूछे तो। खनिज पृथ्वी के ऊपर पट्टी या भूगर्भ में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व तथा यौगिकों को खनिज कहते हैं। इन्हें भौतिक और रासायनिक 2 गुणों के आधार पर बांटा गया है, जो धात्विक और अधात्विक के रूप में जाना जाता है। इन सब का सारा ज़्यादा डिटेल आप रेगुलर क्लास में पढ़ चुके होंगे, ये बस क्विक रिवीजन के लिए, बस एक बार पढ़े और बोले और आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि हम पढ़े थे रेगुलर क्लास में। बिहार से झारखंड के विभाजन के पूर्व बिहार में देश का लगभग 25% खनिज पाया जाता था। ये मुख्यतः छोटा नागपुर पठारी के क्षेत्र में पाए जाते हैं। विभाजन के पश्चात देखें तो बिहार में खनिज की मात्रा केवल 2-3% ही शेष रह गई। वर्तमान में बिहार के दक्षिणी सीमा पर धारवाड़ एवं विंध्यन की चट्टानें में खनिज पाए जाते हैं। बिहार में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज चूना पत्थर, पायराइट, उर्वरक, मैग्नीज, चीनी मिट्टी, क्वार्ट्ज, बॉक्साइट आदि है। चूना पत्थर देखे तो रोहतास जिले में
उत्पादन चूना पत्थर प्रसिद्ध है रोहतास जिले में, कैमूर पहाड़ी है इसीलिए। और इसका उपयोग देखिए तो सीमेंट उद्योग में किया जाता है कच्चा माल के रूप में, और रोहतास में सीमेंट कारखाना भी स्थापित है इसके लिए। और चीनी चीनी उद्योग में शुद्धिकरण के लिए उपयोगी होता है। अगर चूना पत्थर का विशेषताएं पूछ दे और ये 4 ऑप्शन दे और इनमें से कौन सही है उपर्युक्त सभी, तो ऐसे करके वहाँ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इस्पात उद्योग के लिए भी उपयोगी होता है। तो इन सब में अगर विशेषता पूछे तो इन सब में अधिकतर अगर डी ऑप्शन में दिया है ना इनमें से सभी, या ई ऑप्शन दिया है कि इनमें से सभी, तो अधिकतर वही उसका आंसर होता है। आंख मूंद कर वो लगा सकते हैं। पाइराइट देखे तो रोहतास जिले में ही है, और ये भारत के कुल भंडारण का 95% बिहार में है। और ये गंधक का प्रमुख स्रोत है। इसका उपयोग उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन आदि में किया जाता है। उर्वरक देखें तो नवादा, गया, जमुई, मुंगेर में पाए जाने वाले खनिज तत्व है। और बीच में सबसे उच्च कोटि का उर्वरक बिहार में ही पाया जाता है। कुछ तो बिहार में पाया जा रहा है भाई उच्च कोटि का, तो उर्वरक बिहार में उच्च कोटि का पाया जाता है। और ये विद्युत का कुचालक होता है, इसीलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में किया जाता है। और यहाँ ऐसे करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि कथन एक, उर्वरक विद्युत का कुचालक होता है, और इसकी व्याख्या में दे दे कि क्योंकि इसलिए यहाँ दे दे व्याख्या में दे इसलिए इसका उपयोग विद्युत उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में किया जाता है। तो उपर्युक्त दोनों सही, ए बी दोनों सही है, और दोनों व्याख्या भी करता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन यहाँ बनाया जा सकता है। चीनी मिट्टी देखो, चीनी मिट्टी देखे तो भागलपुर और बांका मुंगेर क्षेत्र में पाया जाता है, और इसका उपयोग बर्तन, विद्युत प्रतिरोध उपकरण बनाने में, इसके अतिरिक्त वस्त्र, कागज, पेंट आदि उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। क्वार्टजाइट देखे तो मुंगेर के खगड़िया पहाड़ी, जमुई, गया में पाया जाता है। इसका उपयोग भवन निर्माण के सामग्री में मुख्य रूप से किया जाता है। बॉक्साइट भी मुंगेर में, चीनी मिट्टी भी मुंगेर में, उर्वरक भी मुंगेर में पाया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का उपयोग बृहद रूप में किया जाता है। सोना देखिए तो सोना का उत्पादक जिला जमुई क्षेत्र है। करमिटिया क्षेत्र, मुंगेर क्षेत्र भी पड़ता है, और पश्चिम चंपारण भी। सोना एक बहुमूल्य धातु है, तो सबको पता है भाई। बिहार के जमुई में सोने का विशाल भंडार का पता लगाया गया है। सोरा देखिए तो सारण, मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण आदि। सोरा सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थ, बारूद बनाने में और पटाखा, कांच उद्योग में किया जाता है। तो इसकी विशेषता और उपयोग भी पूछा जा सकता है भाई, वो देखे एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन। क्वार्टज देखे तो जमुई, नवादा, गया आदि में, और इसका उपयोग कांच, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक में किया जाता है। यूरेनियम देखे तो गया, नवादा ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से बहुमूल्य है। स्लेट देखे तो मुंगेर, खगड़िया पहाड़ी से, इसका उपयोग सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता है। मैग्नीज देखिए तो गया, मुंगेर में मैग्नीज का उपयोग देखे तो धातु निर्माण कार्य में किया जाता है, और मुख्य रूप से इसका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है। उधर एल्यूमिनियम का उपयोग भी मुख्य रूप से इस्पात उद्योग में किया जाता है, और इसका एल्यूमिनियम का तो बहुत बृहद रूप में उपयोग किया जाता है। इसका बहुत सारा उपयोग है। अगर एल्यूमिनियम का उपयोग में कुछ भी वहाँ ऑप्शन दिया रहे ना तो क्लिक उपयुक्त सभी से भी होगा। एस्बेस्टस मुंगेर प्रसिद्ध क्षेत्र है एस्बेस्टस के लिए। इसका उपयोग कपड़े, कागज, छत ढकने के तख्ते बनाने में किया जाता है। एस्बेस्टस में आग नहीं लगने के कारण इससे बने कपड़े फायर फाइटर्स पहनते हैं। एस्बेस्टस में आग नहीं लगता है, इसीलिए घर के ऊपर ढकने के लिए भी लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि उसमें आग नहीं लगता। प्लस में इसका उपयोग फायर फाइटर जो आग बुझाने वाले होते हैं ना, इसके कपड़े, एस्बेस्टस के ही कपड़े उसको पहनाए जाते हैं, क्योंकि उसमें आग नहीं लगती, तो इसलिए आग में भी वो कूद सकता है। गलेना बांका प्रसिद्ध क्षेत्र है गलेना के लिए। इसका उपयोग परमाणु संयंत्र, रसायन उद्योग, पेंट उद्योग में किया जाता है। पेट्रोलियम देखे तो पश्चिमी चंपारण ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसको अब
एक मैप के रूप में देख लेते हैं, क्योंकि सारा समरी एक मैप के रूप में अगर याद रहे तो मैप रूप के रूप में ज़्यादा याद रखा जा सकता है। देखो भाई, क्योंकि इसको बड़ा कर देते हैं। इधर देखते हैं पहले बॉक्साइट, जहाँ जहाँ लाल सिंबल है, जहाँ जहाँ लाल सिंबल हो उस स्टेट में बॉक्साइट मिलता है। इधर लखीसराय हुआ, ठीक। और सीमेंट, सीमेंट वाला देखिए तो ब्लैक कलर, इधर भी, इधर कैमूर हुआ। डोलोमाइट देखे तो वो भी कैमूर, कैमूर भभुआ हुआ। इधर भागलपुर, भागलपुर में ये सिल्क के लिए भी भागल प्रसिद्ध है। साल्ट देखिए तो इधर गया, जहानाबाद, और मीका भी गया जहानाबाद की तरफ मिलता है। तो इधर जमुई, जमुई में भी देखें तो मीका साल्ट मिलता है। शेखपुरा में देखें तो मीका, ये मैप इधर सीवर हुआ मीका। मैप से मतलब याद रखने के लिए मैप एक बार देख लेंगे ना तो समझने में, तो याद रखने में सही रहता है कि एक बार मैप में देखे रहते हैं। ठीक, चलिए देख लिए। ऊर्जा, अब बिहार में ऊर्जा क्षेत्र का देखें क्या हाल है। तो बिहार राज्य में ऊर्जा का उत्पादन 2020 और 21 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 6422 मेगावाट रहा है। और बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति उपभोग देखे तो 350 किलोवाट घंटा रहा है। एक घंटे में 350 किलोवाट विद्युत खपत कर दे रहा है, मतलब बिहार के एक व्यक्ति, प्रति व्यक्ति के रूप में देखे तो क्वेश्चन बन सकता है भाई कि बिहार के आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है, तो 350 किलोवाट घंटा है। और बिहार राज्य में सर्वाधिक बिजली खपत करने वाला जिला कौन सा है, तो ज़्यादा नगरीकृत क्षेत्र तो पटना ही है। तो पटना ही, और इसके बाद गया है, इसके बाद मुजफ्फरपुर है। और बिहार में बिजली वितरण के दो कंपनियां कार्यरत है। उत्तर बिहार, उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। और बिहार में ऊर्जा के 3 अभिकरण कार्यशील है। तो बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जिसे शॉर्ट में BSEB कहते हैं, बिहार राज्य जल विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में BHSPC कहते हैं, और बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण ब्रेडा। बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू है, जिनसे 54.3 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। और ये किस किस नदी पर जल विद्युत परियोजना बना है और वो किस जिला में, वो देखिए, और उससे कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। तो पूर्वी गंडक नहर देखिए तो पश्चिम चंपारण, जिसे 15 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। और सोन की पश्चिमी नहर देखिए तो रोहतास जिला है,
और जिसे 6.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। और सोनपुर भी देखे तो औरंगाबाद हुआ, जिसे 3.3 बिजली विद्युत का उत्पादन होता है। और कोसी जल विद्युत देखे तो सुपौल, जिसे 19.2% मेगावाट का उत्पादन होता है। और अगनूर लघु जल विद्युत देखे जो अरवल का क्षेत्र है, जिसे एक ढेलबाग लघु जल विद्युत देखे तो रोहतास है, जिसे भी 1 मेगावाट मिलता है। नासिरगंज लघु जल विद्युत केंद्र देखे रोहतास, जिसे उससे भी 1 मेगावाट मिलता है। त्रिवेणी नहर जो गंडक नहर से ही गंडक नहर पे ही बना है, गंडक नदी पे ही बना है, पश्चिम चंपारण में पड़ता है, जिससे 3 मेगावाट। जयनगरा लघु जल विद्युत केंद्र रोहतास, जिससे 1 मेगावाट। सेवारी लघु जल विद्युत केंद्र रोहतास, जिससे 1 मेगावाट। सीरी खिंडी लघु जल विद्युत केंद्र रोहतास, जिससे 0.7 मेगावाट। और अरवल लघु जल विद्युत अरवल में पड़ेगा 0.5 मेगावाट। और बेलसार अरवल में ही पड़ता है और उससे 1 मेगावाट। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस जल विद्युत परियोजना से सबसे ज़्यादा मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है, तो वह कोसी जल विद्युत परियोजना। और उसके बाद हुआ पूर्वी गंडक, 3 याद रख सकते हैं, पूर्वी गंडक नहर परियोजना। पहला कोसी, दूसरा पूर्वी गंडक नहर हो गया, और इसके बाद यहाँ सोन पश्चिमी नहर हुआ। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण पनेटा बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन विकास के लिए उत्तरदायी है। तो बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और विकास के लिए कौन से अभिकरण उत्तरदायी है? तो बरेटा। बिहार में प्रमुख ताप विद्युत केंद्र देखें तो बाढ़ ताप विद्युत केंद्र जो पटना में स्थित है, बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय में स्थित है, बेगूसराय बरौनी। बक्सर ताप विद्युत परियोजना देखें तो बक्सर चौसा के पास स्थित है। कांटी विद्युत उत्पादन लिमिटेड देखें तो मुजफ्फरपुर कांटी के पास स्थित है। खकवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट देखिए बांका में अवस्थित है। और नवीनगर ताप विद्युत परियोजना देखिए तो औरंगाबाद में अवस्थित है। तो ये मिलान करने के लिए दे सकता है और इनमें से कौन से कथन सही नहीं है। इधर ताप विद्युत केंद्र और इसे किस जिला में अवस्थित है, किस जिला में अवस्थित है और ताप विद्युत केंद्र दे देगा और इसे मिलाने के लिए देगा। तो अगर ये डाटा अगर वहाँ ना बता रहे तो वहाँ गलत क्वेश्चन हो सकता है, तो इसीलिए इसे एक बॉक्स में दे दिया गया है। बिहार में परमाणु विद्युत संयंत्र देखिए तो नवादा के रजौली में लगाने की योजना बनाई गई है। बिहार सरकार के 7 निश्चय में 1 से 7 लक्ष्यों का एक लक्ष्य ये भी है कि हर घर बिजली लगातार रहे, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। अब बिहार में उद्योग क्षेत्र देखे तो अर्थव्यवस्था में उद्योग का द्वितीय क्षेत्र प्रक्रम माना जाता है। प्राथमिक कृषि उद्योग द्वितीयक और तृतीयक सेवा क्षेत्र हुआ। इसके अंतर्गत निर्माण और विनिर्माण का कार्य किया जाता है। बिहार में खनिज संसाधन की सीमित मात्रा के कारण खनिज आधारित उद्योगों की संख्या बिहार में सीमित है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की अपार संभावना है, क्योंकि जिसका कच्चा माल उपलब्ध रहेगा उसी वही तो अपना उद्योग वहाँ स्थापित करेगा, तब तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। नहीं तो ला रहे हैं कच्चा माल झारखंड से खनिज सब और फैक्ट्री अगर बिहार में, तो मुनाफा क्या होगा, उससे लॉस की संभावना ज़्यादा है। तो इसीलिए उद्योग भी वहीं स्थापित होते हैं जहाँ कच्चा माल उसे सुगम तरीके से प्राप्त हो सके। तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, तो वहाँ कृषि आधारित कच्चा माल मिलेगा, तो वो तो उसी टाइप के उद्योग ना बिहार में स्थापित होंगे। अगर खनिज का संसाधन भंडार होता बिहार के पास तो उस हिसाब से उद्योग स्थापित होते बिहार में। बिहार के प्रमुख उद्योग देखिए तो चीनी उद्योग। बिहार में प्रथम चीनी उद्योग 1904 ईस्वी में मढ़ौरा या मढ़ौरा सारण में स्थापित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देखें तो बिहार में 11 चीनी मिल है, जिनमें 10 चालू अवस्था में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देखो तो बिहार में चीनी का उत्पादन 46.22 लाख क्विंटल है,
दुग्ध दुग्ध उद्योग देखें तो बिहार में कृषि एवं पशुपालन के लिए माना जाता है ये। बिहार कृषि एवं पशुपालन के लिए समृद्ध राज्य के रूप में माना जाता है। तो अतः यहाँ दूध उत्पादन एक पारंपरिक व्यवसाय है। मतलब एक और बिहार में क्या है ना, ये इस कमाई का एक जरिया है ना कि गाय भैंस रखे हैं और उसको बेचकर आय के भी स्रोत है वो बिहार वासियों के लिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार देखें तो बिहार में 115.01 लाख टन दूध का उत्पादन हुआ है। और बिहार दूध बिक्री देखें तो प्रतिदिन 15.22 लाख लीटर कर रही है। जूट उद्योग देखें तो बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा में स्थित है। पूर्णिया के मारंगा में एक जूट पार्क स्थापित किया जा रहा है। बिहार के पश्चिम चंपारण के बाद दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम चंपारण और दूसरा सर्वाधिक जूट उत्पादन राजगीर। ये तो पहला अधिकतर सबको पता रहता है कि पश्चिम चंपारण, लेकिन दूसरा किसी किसी को पता रहता है। अगर ज्यादा कंसेप्ट होगी ना पढ़ा रहे तो भूलने की चांस बनता है यहाँ। तो दूसरा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो पूर्णिया है। वस्त्र रेशम उद्योग देखें तो बस सूती वस्त्र उद्योग बिहार में फुलवारी शरीफ, डोमराव, गया में, इसके अतिरिक्त मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, मुजफ्फरपुर सूती वस्त्र की छोटी छोटी मिलें स्थापित है। बिहार में भागलपुर रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो ये पूछे कि बिहार में केवल मलबरी रेशम का उत्पादन किया जाता है, तो गलत। मलबरी, तसर, अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। और मलबरी सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से रेशम का उत्पादन किया जाता है, तो तसर का। और वो किस क्षेत्र में, तो बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई हुआ। और मलबरी और सहरसा, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, पूर्णिया। और अंडी देखें तो मुजफ्फरपुर और बेगूसराय। सीमेंट उद्योग बिहार में चूना पत्थर की उपलब्धता के कारण सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया। और बिहार में डालमिया नगर, बंजारी, रोहतास में सीमेंट उद्योग स्थापित है। कृषि उत्पादक उद्योग देखें तो बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। तो बिहार में कृषि आधारित चीनी, जूट, एथेनॉल, चावल, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, लकड़ी, प्लाईवुड आदि उद्योग की बृहद संभावना है। तो बात है, उद्योग भी वहीं स्थापित होंगे जहाँ से उसको कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो सके। तो ये कृषि आधारित कच्चा माल उपलब्ध होगा तो वहाँ कृषि आधारित ही उद्योग न स्थापित होंगे, इसीलिए बिहार में कृषि आधारित उद्योग स्थापित होने की संभावना ज्यादा है। अब बिहार में भागलपुर, बक्सर, कटिहार में 3 फूड पार्क स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार में वर्तमान में देश में खाद्य उत्पादन में 7वें और सब्जी उत्पादन में 3रे और फल उत्पादन में 6ठे स्थान पर है। तो बिहार खाद्य उत्पादन में 7वां स्थान पर है। खाद्यान्न उत्पादन में, सब्जी उत्पादन में देखें तो 3रा स्थान है। और इधर फल फल उत्पादन में देखें तो 6ठा स्थान है। फल उत्पादन 6ठा, 7वां खाद्य उत्पादन और 3रा सब्जी उत्पादन। और बिहार मखाना उत्पादन में प्रथम और एकमात्र राज्य है। तो बिहार की एक तरह से विशेषता ही हुई कि बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ मखाना उत्पादन प्रथम स्थान है देश में। लीची उत्पादन में भी बिहार का प्रथम स्थान है। मखाना और लीची दोनों उत्पादन में बिहार का प्रथम स्थान है। कृषि रोड मैप 3 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता दी गई है। और चौथे रोड मैप में कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता दी गई है। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित सार्वजनिक उपक्रम देखें तो फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरौनी में जो स्थापित है, वो सार्वजनिक उपक्रम मतलब बिहार सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो बरौनी में स्थापित है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थित है। रेलवे विद्युत इंजन कारखाना मधेपुरा में स्थित है। रेल पहिया कारखाना बेला, सारण में स्थित है। डीजल एवं
इलेक्ट्रिक इंजन कारखाना मढ़ौरा सारण में अवस्थित है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत नालंदा में स्थित है। और ये क्वेश्चन ऐसे दे सकता है फैक्चुअल, ये चार इधर उद्योग दे दिया और ये अवस्थित स्थान दे दिया। अगर मतलब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अगर इतना अंदर तक जा सकता है तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है एग्जामिनर। बिहार राज्य के अधीन औद्योगिक उपक्रम देखें तो बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड जो फतुहा में अवस्थित है, बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो पटना में अवस्थित है, बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में स्थित है, बिहार स्टेट डेयरी कॉर्पोरेशन पटना में अवस्थित है, बिहार स्टेट स्पन सिल्क भागलपुर में अवस्थित है, बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में अवस्थित है, बिहार स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पटना में अवस्थित है, बिहार स्टेट फाइनेंस और बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना में अवस्थित है। बिहार में औद्योगिक इकाई और क्षेत्र देखें तो चमड़ा उत्पाद के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो पटना और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, चीनी के लिए पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण और सारण जिला हुआ। कागज देखें समस्तीपुर रोहतास कागज हुआ, दरभंगा। रेशम देखे तो भागलपुर, सूती वस्त्र गया, पटना, सिवान, भागलपुर। औषधि दवा देखे तो मुजफ्फरपुर, पटना। सीमेंट देखे तो रोहतास, उर्वरक देखे तो बरौनी, बेगूसराय। प्लाईवुड देखे तो हाजीपुर, पूर्णिया, पटना। और कालीन देखे तो ओबरा, औरंगाबाद। और तेल शोधन देखे तो बेगूसराय, बरौनी। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, पहला पटना, दूसरा भागलपुर, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा दरभंगा में स्थित है। इसके 9 क्लस्टर कार्यालयों के अंतर्गत 74 औद्योगिक क्षेत्र है। अगर यहाँ पूछा जा सकता है कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कितने कार्यालय और कहाँ कहाँ स्थित है, तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय है जो पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में स्थित है। और कितने क्लस्टर कार्यालय है, तो 9 क्लस्टर कार्यालय। और कितने औद्योगिक क्षेत्र है, तो 74 इसके अंतर्गत। बिहार में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक विकास प्रोत्साहन निधि 2016 बनाई गई है। और अब बिहार में अब परिवहन क्षेत्र देखें तो बिहार में परिवहन के साधन सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है, वायु परिवहन है और जल परिवहन है। सड़क परिवहन देखें तो यह यातायात का सबसे आसान और सस्ता साधन माना जाता है। और बिहार में सड़क नेटवर्क देखें तो राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 5947.84 किलोमीटर है। और प्रांतीय राजमार्ग देखें तो 3713.97 किलोमीटर है। और मुख्य जिला पथ देखें तो 15,272.60 किलोमीटर है। और ग्रामीण सड़कें देखें तो 12,0503 किलोमीटर है। प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान देश में तीसरा है। तो पथ घनत्व के रूप में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है, तो तीसरा है। सड़कों की कुल लंबाई के रूप में देखें तो भारत में बिहार का कितना स्थान है, तो 8वां स्थान है। पक्की सड़कों की कुल लंबाई के रूप में देखें देश में स्थान, तो 10वां स्थान है। पथ घनत्व के रूप में तीसरा स्थान। लंबाई के रूप में देखें तो 8वां स्थान। और पक्की सड़कों की लंबाई के रूप में देखें तो 10वां स्थान।
देश में। राष्ट्रीय राजमार्ग का सर्वाधिक लंबा वाला बिहार का कौन सा जिला है? तो पटना है। और राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे कम लंबा वाला बिहार का कौन सा जिला है? तो शिवहर है, जो 22 किलोमीटर ही है। रेल परिवहन देखिए तो बिहार में प्रथम रेल का निर्माण 1862 ईस्वी में हावड़ा से मुगलसराय रेल मार्ग के दौरान हुआ था। और जो विशेष रूप से व्यावसायिक व्यापारिक गतिविधियों को संचालन करने के लिए किया गया था अंग्रेजों द्वारा। बिहार में 2020 ईस्वी में रेल मार्ग की कुल लंबाई 3794 किलोमीटर थी, जो भारत के कुल रेल मार्ग का मात्र 5.6% ही है। भारत के रेल परिवहन में बिहार का स्थान देखें तो 8वां है। तो बिहार में रेल परिवहन के रूप में देखें तो भारत में स्थान 8वां है, और इधर 8वां सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर 8वां, और इधर पक्की सड़कों की कुल लंबाई में 10वां है देश में स्थान, और तीसरा है पथ घनत्व के आधार पर। बिहार में कुल 4 रेल मंडल है: सोनपुर रेल मंडल, दानापुर रेल मंडल, समस्तीपुर रेल मंडल और कटिहार रेल मंडल। भारतीय रेलवे के 8 रेल जोनों में बिहार में एकमात्र रेल जोन है पूर्व मध्य रेलवे, जो हाजीपुर में है। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि भारत रेलवे के 8 जोनों में से बिहार में एकमात्र रेल जोन कौन सा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और 3-4 ऑप्शन देगा, और उसमें एक ऑप्शन होगा पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर। इस रेलवे जोन की स्थापना 1 अक्टूबर 2002 ईस्वी में की गई थी। पटना मेट्रो रेल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 17 फरवरी 2019 को किया गया। इसके तहत पटना शहर के अंतर्गत 32.91 किलोमीटर लंबा मेट्रो पथ निर्माण किया जाना है। इसको 2 चरणों में पूरा किया जाएगा, जो 2027 तक का डेट है। अब वायु परिवहन बिहार में वायु परिवहन की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई। भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 की स्वीकृति दी गई। इसके तहत आम नागरिकों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए पूरे देश का आम नागरिक की परिकल्पना की गई। तो यहाँ ये क्वेश्चन बन सकता है कि भारत सरकार द्वारा नागरिक उड्डयन नीति 2016 की स्वीकृति, इसके नारे क्या थे? तो पूरे देश का आम नागरिक। बिहार में स्थित हवाई अड्डे देखिए तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे, जो अंतर्राष्ट्रीय है। पटना में बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय, एक गया है, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और दरभंगा घरेलू हुआ, और इधर जोगबनी हवाई अड्डा जो अररिया में है वो भी घरेलू है। रक्सौल हवाई अड्डा जो पूर्वी चंपारण में है, जो वो भी घरेलू है। मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा घरेलू है, और चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया देखे तो रक्षा है। तो बिहार में 2 अंतर्राष्ट्रीय हुआ, पटना गया, और 4 घरेलू हुआ, दरभंगा, अररिया और पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में, और 1 रक्षा पूर्णिया जिला में। जल परिवहन देखिए तो बिहार में जल परिवहन भी समुद्र व नदियों के माध्यम से होता है, और बिहार एक भूभद्ध राज्य है, अतः बिहार में केवल नदियों के माध्यम से ही जल परिवहन होता है। जल परिवहन समुद्र एवं नदियों के माध्यम से होता है, तो सबको पता है। और बिहार ये भूभद्ध राज्य किसे कहेंगे? जो चारों तरफ बिहार चारों दिश से अदर स्टेट से घिरा हो, और न कोई समुद्र हो, उसे भूभद्ध क्षेत्र कहेंगे। न कोई समुद्र हो, और वो चारों तरफ से किसी न किसी स्टेट से घिरा हो, तो उसे भूभद्ध क्षेत्र कहा जाता है। तो बिहार भी एक भूभद्ध राज्य है, न किसी समुद्र से नहीं लगता है, वो बस नदियों के माध्यम, तो यहाँ केवल नदियों के माध्यम से ही जल परिवहन की सुविधा होगी। गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जिसकी कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है, और इस जल मार्ग का एक बृहद भाग बिहार से होकर बक्सर से भागलपुर तक गुजरता है। पटना में महेंद्रू घाट में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई है। तो बिहार में राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? तो पटना में। और पटना में कहाँ में? तो महेंद्रू घाट में।
जो पटना में रहेंगे वो देखेंगे और वहाँ घूमने के लिए भी जाते हैं। बिहार में 2 लघु जलमार्ग है, बरारी घाट से महादेवपुर घाट और मोकामा से बरौनी। आधुनिक तकनीक विकास एवं सड़क, रेल, वायु परिवहन के सुलभ होने के कारण जल परिवहन का महत्व घटा है। और ये हम एक मैप देख लेते, बिहार में वन आधारित अगर वन आधारित अगर उद्योग देखें तो ये अशोक पेपर मिल हुआ दरभंगा, ठाकुर पेपर मिल, और ये भागलपुर भागलपुर सुपौल वाला क्षेत्र क्या कहते हैं, सिल्क साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए। और ये लाख उद्योग हुआ। और ये भभुआ और वाला क्षेत्र है ना ये, तो ये टिश्यू पेपर, कागज और टिकट पत्र लुगदी बोर्ड के लिए प्रसिद्ध है। और ये लाख उद्योग के लिए ये भोजपुर वाला क्षेत्र है। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए आज इतना ही था। और अभी 6 बजे एमसीक्यू आएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं, अच्छा रहेगा। एमसीक्यू के माध्यम से रिवीजन होगा उससे के माध्यम से भी। तो चलिए, आशा करते हैं अच्छा लगा हो। धन्यवाद। आप लोग व्यू तो रहता है ज़्यादा, बट आप लोग देख लेते हैं और लाइक कमेंट शेयर भी तो करिए। चलिए ठीक है, धन्यवाद।